आज सर्वदलीय बैठक हुई, यानी ऑल पार्टी मीट जिसे कहते हैं, सारे दलों की बैठक हुई, जिसके बाद सरकार की तरफ से दावा किया गया कि सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष के साथ तालमेल बिठाया जाएगा। वहीं विपक्ष से उम्मीद जताई गई कि वो अपने सवालों को अध्यक्ष के जरिए सदन में उठाए और लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए संसद की मर्यादा बनाए रखे, सत्र को अकारण बाधित न करे। अब जिन लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादा की उम्मीद सरकार विपक्ष से कर रही है, असल में वही अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है दोस्तों, क्योंकि विपक्ष ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि लोकतंत्र में मतदान के अधिकार को बचाने के लिए एसआईआर के खिलाफ बड़ी लड़ाई छेड़ी जाएगी और संसद में इस मुद्दे को पूरे दमखम के साथ उठाया जाएगा। वहीं विपक्ष के दम का एक उदाहरण तो आज ही सरकार को देखने को मिल गया है, जब चुनाव आयोग को विपक्ष की मांग के सामने झुकना पड़ा है। जी हां, आप जानते हैं कि 4 तारीख तक जिस एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को खत्म करने का दबाव बीएलओज पर था और चुनाव आयोग मान ही नहीं रहा था कि कोई दबाव है बीएलओज पर, उसी चुनाव आयोग ने अब 4 तारीख की जगह 11 तारीख तक एसआईआर पूरी करने की तारीख बढ़ा दी है। यानी 1 सप्ताह के लिए यह तारीख बढ़ा दी गई है। अब 4 दिसंबर की जगह 11 दिसंबर को यह गणना पूरी होगी। एक पोस्ट के जरिए खुद निर्वाचन आयोग ने इसकी जानकारी दी है। चुनाव आयोग ने इसमें लिखा है, देखिए ये पोस्ट है, और चुनाव आयोग ने लिखा है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की नीतियों को 1 सप्ताह बढ़ाकर कार्यक्रम में संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक अब एसआईआर के लिए गणना 4 दिसंबर के बजाय 11 दिसंबर को समाप्त होगी। मसौदा सूची का प्रकाशन 9 दिसंबर की जगह यानी 9 दिसंबर के बजाय अब 16 दिसंबर को होगा और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी को किया जाएगा। हालांकि इतना समय भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि जो काम पहले साल 2 साल में पूरा होता था उसे अब इतने कम समय में निपटाने की जिद क्यों है, और जब यह जिद भी जानलेवा साबित हो रही है तो फिर चुनाव आयोग समझ क्यों नहीं रहा है। बहरहाल 1 हफ्ते के लिए एसआईआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना विपक्ष के ही दबाव का नतीजा दिखाई देता है। वैसे कल से बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। विपक्ष एसआईआर पर तो सवाल करेगा ही, लाल किले के पास आतंकी हमला, दिल्ली का प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी की कमी, आर्थिक सुरक्षा और कमजोर पड़ती विदेश नीति जैसे अहम मुद्दों पर भी विपक्ष सरकार से जवाब मांगेगा। लेकिन लोकसभा में उपनेता प्रतिपक्ष गौरव गोगोई ने इस तरफ भी ध्यान दिलाया है कि यह शायद अब तक का सबसे छोटा शीतकालीन सत्र होगा, जिसमें केवल 15 कामकाजी दिन ही होंगे। गौरव गोगोई ने कहा है कि ऐसा लगता है कि सरकार खुद संसद को डिरेल करना चाहती है। आइए जरा सुनिए नेता उपनेता संसद में, लोकसभा में उपनेता विपक्ष गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं। तो तमाम मसलों को, तमाम मुद्दों को यहां इस संसद सत्र में, बहुत ही छोटा सत्र, 19 दिन टोटल, जिसमें से 4 दिनों की छुट्टी, 15 सेशन टोटल। इन 15 दिनों में सबसे अगर कहा जाए तो बता भी रहे हैं यहां गौरव गोगोई की शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा संसद का यह सत्र, शीतकालीन सत्र अभी तक का, और इसमें बहुत सारे मुद्दों को यहां लाने की कोशिश होगी हमारी, ये कह रहे हैं गौरव गोगोई, लोकसभा में उपनेता विपक्ष। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने एक गंभीर बात कही है कि भारत की जीडीपी वृद्धि से लेकर एसआईआर विषय तक इन पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, वरना संसद सिर्फ एक संग्रहालय जैसी संरचना बनकर रह जाएगी। तो एक म्यूजियम नुमा इमारत के रूप में संसद को न देखा जाए। संसद है जहां नियम कायदे तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, देश आगे कैसे बढ़ेगा इसके लिए तमाम नियमों को यहां संचालित किया जाता है, बनाया जाता है। तो विपक्ष लगातार बीजेपी की पोल खोल रहा है दोस्तों। इधर अपनी कुछ मुश्किलें बीजेपी खुद ही बढ़ा रही है। जैसे संसद सत्र शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर एक नई एफआईआर दर्ज कर दी गई है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने आज एक नई एफआईआर दर्ज की है। ये नई एफआईआर ईडी की शिकायत, एक शिकायत के बाद दर्ज की गई है।
इस एफआईआर में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 403 बेईमानी से संपत्ति का गबन, 406 यानी आपराधिक विश्वासघात, 420 यानी धोखाधड़ी और 120 बी यानी आपराधिक साजिश के तहत आरोप लगाए गए हैं। ये तमाम यहां पर 3 प्रमुख हैं, पहले, दूसरे और तीसरे। पहले नंबर को लेकर आइए, पहला, दूसरा और तीसरा अगर तीनों को देखिए तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू में ने नई एफआईआर दर्ज की है। दूसरे नंबर पर नई एफआईआर ईडी की एक शिकायत के बाद दर्ज की गई है। और तीसरा महत्वपूर्ण कि एफआईआर किन धाराओं के तहत, तो यहां पर है आईपीसी की धारा 403 बेईमानी से संपत्ति का गबन करना, धारा 406 आपराधिक विश्वासघात करना, धारा 420 धोखाधड़ी और धारा 120 बी आपराधिक साजिश के तहत आरोप लगाए गए हैं। ये सारे हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के फैसले को एक बार फिर टाल दिया गया है। विशेष जज विशाल गोगने ने अब इस पर 16 दिसंबर को अपना आदेश सुनाने का फरमान जारी किया था। आपको याद होगा कि इस पर फैसला आना था 2 दिन पहले, लेकिन 16 दिसंबर को इस पर फैसला आएगा। कांग्रेस ने इसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर बदले की कार्रवाई करार दिया है और जनता भी देख रही है कि 14 दिसंबर को कांग्रेस रामलीला मैदान में वोट चोरी पर बड़ी रैली करने की तैयारी में है और उसके 2 दिन बाद ही अदालत अपना आदेश सुनाने वाली है। यह सब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को दबाने या झुकाने की कोशिश दिखती है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या राहुल और सोनिया गांधी झुकेंगे? अगर नहीं झुकेंगे तो बीजेपी की मुश्किलें ही और बढ़ेंगी। ये तमाम बातें, इन तमाम बातों के बीच क्या संसद की कार्यवाही सुचारू ढंग से चलेगी? आइए आज चर्चा करते हैं कि क्या चुनाव आयोग के बाद विपक्ष के आगे झुकेगी बीजेपी? विपक्ष के आगे कैसे चुनाव आयोग झुक गया है और बीजेपी ने खुद कैसे बढ़ा ली है अपनी मुसीबत? इन सब की चर्चा की शुरुआत करते हैं आज इस न्यूज पॉइंट में। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, हमारे साथ प्रफुल्ल कोलख्यान जी हैं और हमारे साथ जयशंकर गुप्ता जी हैं। उनका विंडो दिखाई दे रहा है, खिड़की पे आ गए हैं अब अपनी खिड़की में। जयशंकर जी आपका स्वागत करता हूं। बिहार में भी कल से या परसों से, मुझे जहां तक ध्यान है, कल से ही विधानसभा का सत्र उसकी शुरुआत हो रही है और अभी बिहार में होना यह है कि नए अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भी होनी है। नीतीश बाबू यहां किसी भी हाल में नहीं चाहते हैं कि बीजेपी का अध्यक्ष बने। क्या कुछ डेवलपमेंट है अमलेंदु जी, जरा ये बताइए। इसलिए क्योंकि वहां से, बिहार से जो तार है वो जुड़ा हुआ है अभी भी यहां का संसद सत्र का भी। इसलिए जरा आपसे समझना चाहता हूं क्या कुछ वहां डेवलपमेंट है बिहार में। बिहार में भी कल से या परसों से, मुझे जहां तक ध्यान है, कल से ही विधानसभा का सत्र उसकी शुरुआत हो रही है और अभी बिहार में होना यह है कि नए अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भी होनी है। नीतीश बाबू यहां किसी भी हाल में नहीं चाहते हैं कि बीजेपी का अध्यक्ष बने। क्या कुछ डेवलपमेंट है अमलेंदु जी, जरा ये बताइए। इसलिए क्योंकि वहां से, बिहार से जो तार है वो जुड़ा हुआ है अभी भी यहां का संसद सत्र का भी। इसलिए जरा आपसे समझना चाहता हूं क्या कुछ वहां डेवलपमेंट है बिहार में। बिहार में भी कल से या परसों से, मुझे जहां तक ध्यान है, कल से ही विधानसभा का सत्र उसकी शुरुआत हो रही है और अभी बिहार में होना यह है कि नए अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भी होनी है। नीतीश बाबू यहां सत्र उसकी शुरुआत हो रही है। बिहार में भी कल से के बावजूद जो सपना था अटल जी का वो पूरा नहीं हो पाया, तो अब वो उसको लेकर नीतीश कुमार बहुत ज्यादा सतर्क हो गए और पहले से ज्यादा सतर्क हो गए। चर्चा ये है राजीव जी कि नीतीश कुमार ने गृह मंत्री के पद पे नहीं अड़े इसलिए कि उनको चाहिए विधानसभा का अध्यक्ष, और इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है सम्राट चौधरी को हम गृह मंत्री बता देते हैं, वो तो मुख्यमंत्री के हाथ में रिशफल होगा, गृह मंत्रालय छीन लिया जाएगा तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन उनको चाहिए विधानसभा अध्यक्ष। अब विधानसभा अध्यक्ष के लिए कल राजीव जी चुनाव की नौबत भी आ सकती है, ये बताया जा रहा है, ये चर्चा चल रही है और इसलिए चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा में उन्होंने अपनी पार्टी का जी अब आ रही है आवाज, हाँ,
तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी की सारी कमेटियां राज्य जिले की और प्रदेश की मतलब कि सब राष्ट्र की सब भंग कर दी हैं। ये कहा जा रहा है कि ये जो है इसलिए भंग की गई है ताकि उनके विधायक जो हैं वो शामिल कराए जा सकें जेडीयू में, और इसी के साथ एआईएमआईएम के जो है उनके भी 4 विधायक जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। चर्चाएं चल रही हैं। अब बीजेपी अगर अपना चाहेगी स्पीकर तो फिर चुनाव की नौबत आ जाएगी, उस समय फिर जेडीयू का स्पीकर चुन लिया जाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन फिर उस समय मदद कर देगा नीतीश कुमार की, और ये बड़ा दल हो जाएंगे इसके बाद फिर बीजेपी से नीतीश कुमार। तो ये प्रक्रिया हो रही है, और चर्चा ये है कि हो सकता है कल ही ये नौबत आ जाए राजीव जी, कल ही। हालांकि पहले प्रोटेम स्पीकर जो शपथ दिलवाएंगे उसके बाद तो कल भी नौबत आ सकती है। हाँ, कल नहीं आती है तो 2-1 दिन में नौबत आ सकती है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से अपनी कमेटियां सब भंग की हैं, इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि अब नीतीश कुमार उस तक बढ़ चुके हैं कि बीजेपी से बड़ा भाई अब वो विधानसभा के अंदर बन जाएं, और फिर जो मोदी जी सपना देख रहे हैं उस सपने को चकनाचूर किया जा सके। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अगर नीतीश कुमार अस्थिर होते हैं, उनको विधानसभा अध्यक्ष नहीं मिलता है, तो फिर मोदी जी की दिल्ली की कुर्सी जो है वो भी अस्थिर होने की तरफ बढ़ेगी राजीव जी। ये एक तरफ से प्लस समझा जा रहा है, बिहार से ये डेवलपमेंट है। यहाँ पे 2 बातें सामने आती हैं अमलेंदु जी। एक ये कि सीधे सीधे अगर बीजेपी का भी स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष वहां खड़ा होता है और नीतीश बाबू भी अपने विधानसभा अध्यक्ष को सामने लेकर आते हैं, दोनों के बीच अगर यहां वोटिंग की नौबत आती है तो इसका मतलब है कि दोनों दलों के बीच दूरियां बढ़ेंगी। साफ है कि दूरियां बढ़ेंगी, और जब दूरियां बढ़ेंगी तो यह सरकार कितने दिनों तक चलेगी? बिहार की सरकार, नीतीश बाबू और बीजेपी की सरकार कितने दिनों तक चलेगी? एक तो यह सवाल यहां खड़ा होता है। यह इतना आसान नहीं है कि नीतीश कुमार अपने कैंडिडेट को भी खड़ा करें विधानसभा अध्यक्ष के लिए, और बीजेपी भी अपने कैंडिडेट को विधानसभा अध्यक्ष के लिए खड़ा करे और दोनों के बीच मुकाबला करवा दे। इतना आसान तो नजर नहीं आता है, लेकिन अगर इतना होता है तो यह भी हम तय माने कि सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, यह माना जाए। यहां पे 2 बातें सामने आती हैं अमलेंदु जी। एक ये कि सीधे सीधे अगर बीजेपी का भी स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष वहां खड़ा होता है और नीतीश बाबू भी, तो यह सवाल यहां खड़ा होता है। यह इतना आसान नहीं है कि नीतीश कुमार अपने कैंडिडेट को भी खड़ा करें विधानसभा अध्यक्ष के लिए, और बीजेपी भी अपने कैंडिडेट को विधानसभा अध्यक्ष के लिए खड़ा करे और दोनों के बीच मुकाबला करवा दे। इतना आसान तो नजर नहीं आता है, लेकिन अगर इतना होता है तो यह भी हम तय माने कि सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, यह माना जाए। यहां पे 2 बातें सामने आती हैं। बिल्कुल राजीव जी, ये तो पहले से तय है कि सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इस बात को नीतीश कुमार भी समझते हैं और बीजेपी भी यही चाहती है ज्यादा दिन नहीं चले, लेकिन संभल के बीजेपी कदम उठा रही है। तो नीतीश कुमार जो कदम चल रहे हैं वो इसलिए चल रहे हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर अभी हम संबंध खत्म कर लें, फिर क्यों आगे ज्यादा चला जाए, क्योंकि संबंध तो वैसे भी खराब होने हैं। तो इसीलिए नीतीश कुमार हर हाल में विधानसभा अध्यक्ष चाहते हैं, वो किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। अगर बीजेपी हद से आगे बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि फिर नीतीश कुमार अभी ही अलग होने की तैयारी शुरू कर देंगे, और ये अलग होने का ही एक तरीके से सूचक होगा राजीव जी कि नीतीश कुमार फिर अलग होने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये नौबत आती है, बीजेपी भी अपना खड़ा करती है और नीतीश कुमार भी खड़ा करते हैं, तो ये इसको एक तरीके से पहली पंक्ति जो है, मतलब ये पहली कदम जो है, ये माना जाएगा कि अब बिहार में गठबंधन बदल रहा है। ये हो सकता है क्योंकि अब राजीव जी विपक्ष की तरफ से, खासतौर से इंडिया, मतलब विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को लेकर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं आ रही है, किसी भी दल की तरफ से, ना कांग्रेस की तरफ से, ना आरजेडी की तरफ से, ना कम्युनिस्ट पार्टियों की तरफ से किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं आ रही है। बिल्कुल एकदम खामोशी बरती गई है, और एसआईआर को लेकर भी वहां जो प्रहार किए जा रहे हैं उसमें निशाने पे बीजेपी ही है। तो यानी जो लालू प्रसाद यादव का, आपको याद होगा चुनाव से पहले एक बयान आया था कि ऐसे बीजेपी कैसे सरकार बना ली, हम लोग हैं ना, तो वो हम लोग हैं ना ऐसे कैसे सरकार बना लेगी। तो उस दिशा में आगे बढ़ सकता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। अब बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो तो समय बताएगा, बीजेपी कितना आगे तक बढ़ती है। अगर मोदी जी ये तय कर चुके हैं कि बिहार की कीमत पे दिल्ली की कुर्सी गंवानी है, तो ये कल अपना फिर जोड़ देंगे कि हमारा स्पीकर बनाओ, क्योंकि बीजेपी अगर अपना स्पीकर बनाने के लिए जिद करती है राजीव जी, तो इसका मतलब सीधे सीधे यही है कि उसको आगे चलकर चाहे तो बीजेपी, मतलब जेडीयू को तोड़ना है, या दूसरे जो विरोधी दल हैं उनको तोड़ना है और अपने को बड़ा बनाना है।
सीधी सीधी बात फिर यही होगी। तो ये नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी होगा। तो नीतीश कुमार किसी भी हाल में विधानसभा अध्यक्ष नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज्यादा नीतीश कुमार दब गए हैं, कोई ऐसी नस है, जैसा कि एयरपोर्ट से उनका वीडियो वायरल हुआ कि साहब मोदी जी के पैरों में गिरे पड़ रहे हैं, अगर वास्तव में ही पैरों में गिर गए हैं नीतीश कुमार जी तो फिर स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जो चर्चा चल रही है, जो उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी जो कमेटियां भंग की हैं, उससे ये कयास लग रहे हैं कि ये एक तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं बीजेपी से बड़ा भाई बनने की। राजीव जी, 282 सीटें बीजेपी को आई थी पार्लियामेंट्री इसमें इलेक्शन में। 282 सीटें, 282 सीट्स, 272 सीट्स चाहिए सरकार बनाने के लिए। आप आइए 2019 में 303 सीटें बीजेपी जीत के आई थी। 2024 में आइए, बीजेपी हार गई, चुनाव हारी बीजेपी। 240 सीटें, न ही 272 क्रॉस नहीं कर पाई, एक सीट भी कम, चुनाव आप हार गए। अब यहीं से शुरुआत होती है उस धांधली की जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। और 2014 के बाद बीजेपी अब इस पूरे इस सिस्टम को अपने कब्जे में करने की कोशिश में है। इस बात को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है दोस्तों। हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उसी का है, क्योंकि 282, 303, 2014 में 282, 2019 में 303 और 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 पर सिमटने वाली बीजेपी को अब हर चुनाव में जीत चाहिए और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और यही संघर्ष की शुरुआत होती है। अगर विपक्ष नकारा होता तो 240 पर नहीं समेटता, विपक्ष ने समेटा और राहुल गांधी ने उसमें भी घोटाले दिखा दिए कि 240 सीटें भी नहीं आती अगर कुछ जगहों पे घोटाले नहीं होते। और उस घोटाले को और उजागर करते हुए महाराष्ट्र के चुनाव को, कर्नाटक के चुनाव को, अलंग, महादेवपुरा, हरियाणा, इन सबको लेकर आए राहुल गांधी। तो बहुत कुछ धीरे 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 परिवर्तित करने की कोशिश होती रही। उस परिवर्तन में अब बहुत सारी चीजें दिखाई देने लगी हैं। इसीलिए यहां विपक्ष को अगर कोसा जाता है, कहा जाता है, जो प्रशांत जी अभी कह रहे थे कि हम लोग 20 दिनों तक अगर बिहार में घूम रहे हैं तो हम लोगों को आंधी नहीं दिखाई देती है, लेकिन चुनाव में एनडीए की जीत और बीजेपी की लहर के बाद बहुत सारे विश्लेषक साथियों, हमारे साथियों को वो आंधी दिखाई देने लगती है रिजल्ट आने के बाद। मैं तो बार बार बोलता हूं कि गंगा में जब हम कर रहे थे प्रशांत जी एक प्रोग्राम, तो मुझे सिर्फ गंगा में वो लहर दिखाई दी थी और कहीं लहर नहीं दिखाई दी थी। गंगा के पानी में वो लहर मैंने देखी, वो लहर मैंने कोसी में देखी, वो लहर मैंने गंडक में देखी, वो लहर मैंने घाघरा में, सोन में देखी। लेकिन मैंने वो लहर रोड पे बीजेपी के पक्ष में नहीं देखी। आज भी दावे के साथ कह रहा हूं, यह मामला 2024 के लोकसभा चुनाव का है जिसमें बीजेपी बुरी तरह हार गई थी। इस बात को यहां समझने की जरूरत है और यहां से लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है, क्योंकि बार बार प्रहार हो रहा है और उस तंत्र को ही कब्जे में कर लिया गया है जो तंत्र इस चुनाव को करवाता है, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। जरा सोचिएगा, इस पे और चर्चा करेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे हमारे साथ